अभी बहुत कुछ करना है हम लोगों को। आप मामले में क्या गया है, सब लोग पूरी संस्कृति के साथ इस काम में लगे रहिए, यही यात्रा करना चाहते हैं। बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। वो आज की सरकार न तो बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है और मेरा बंद है, उनके लिए भी दरवाजा बंद है। पिछड़ा तो पिछड़ा दलित के लिए तो बंद है ही। उस दरवाजा को खोलना है कि नहीं खोलना है? दरवाजा को खोलने का काम थे लालू यादव जी, उसी जमात की सत्ता में समझ लीजिए। कि हम सब लोगों ने मिलकर जिसको अपना नेता चुना, बिहार का मुखिया चुना, जिस मकसद से चुना, चुनाव के समय जो वादा हमारे साथ हुआ, संघर्ष के समय जो बातें हमसे कही गई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस रास्ते पर चलकर आपको अधिकार दिलाने की बात करते थे, उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ और वैसे लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें हम सब लोग शामिल थे, फिर वहां से अलग कदम नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया तो हम सब लोग साथ हो गए। आज तमाम वही जमात फिर से चिंता में है, चिंतन में है और चिघार कर नीतीश कुमार जी से सवाल कर रही है कि नीतीश कुमार जी, जिस वक्त आप अलग हो रहे थे लालू यादव जी से, उस वक्त पहला भाषण आपका क्या था? मीडिया के लोगों को याद होना चाहिए, पुरानी फाइल उलट कर देखिएगा। जब 14 सांसदों के साथ अलग हुए तब नीतीश जी ने पहली बार जो कहा, यही कहा था कि हम बिहार को आतंक और पाखंड से मुक्त कराएंगे। आतंक पाखंड राज में बिहार तब्दील हो गया है, हम इन आतंकियों से, पाखंडियों से बिहार को मुक्त कराएंगे। नीतीश जी, कौन थे वो आतंक फैलाने वाले लोग? कौन थे पाखंड फैलाने वाले लोग? कौन थे वो आतंकी? कौन थे पाखंडी जिससे बिहार को मुक्त कराने की बात आपने की थी? बिहार की जनता ने आपके ऊपर इसी बात के लिए भरोसा किया। कौन थे लोग? आज नीतीश जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके बड़े भाई अपने परिवार के लिए इंतजाम हो जाए, पुश्त दर पुश्त के लिए जो जो कुकर्म हो सकता था सत्ता में बैठकर उन्होंने करने का काम किया। जो जो कुकर्म हो सकता और उसका परिणाम आज भुगत रहे। पूरे परिवार के लोग किस तरह से आरोप लगाने के लिए तो लगा देते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सत्ता हमको फंसा रही है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता के ऊपर आरोप। लेकिन पहली बार आप सब लोगों को, बिहार के लोगों को मालूम होगा, लालू जी जिस समय जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, किसकी सत्ता दिल्ली में थी? किसकी सत्ता में दिल्ली में थी? जिस राजनीतिक जमात के हिस्सा थे लालू यादव जी, उसी जमात की सत्ता उस समय दिल्ली में थी। आज वाली सत्ता नहीं थी। तो जो आपने कुकर्म किया है सत्ता में रहकर, नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का और नौकरी के बदले में गरीब लोगों से जमीन लिखवाते हैं, यही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदर्श है। तो उन्होंने जो किया उसका परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा, आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। बहुत भरोसा के साथ बिहार के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। पूरी राजनीति का जो जीवन आपका था, आपने स्वयं तो अपना लगभग उस जीवन को पूरा किया है और उसके बाद अपेक्षा बिहारियों को मानने वाला कोई सच्चा व्यक्ति
आपके बाद उस जमात का नेतृत्व करे या जवाबदेही आपके ऊपर थी। हमने तो उस समय भी कहा था, जिस समय नीतीश जी से अनबन की शुरुआत हुई पिछली बार, हमने उस समय भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा से आपको नफरत है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनमें से किसी को लघु समाज का कोई व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति, वंचित समाज का कोई व्यक्ति, किसी को आप बिहार का अगला नेतृत्व देने की बात करते, उपेंद्र कुशवाहा तो आपके साथ सब कुछ कुर्बान करके चला ही गया। हम आजीवन उनके साथ पीछे पीछे झंडा लेकर चल सकते, लेकिन क्या किया? फिर उसी परिवार में सत्ता को ले जाने की घोषणा, उसी ताकत के हाथ में बिहार को सुपुर्द कर देने की घोषणा, जिस ताकत ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में किस रूप में तंग कर दिया था, तबाह कर दिया था, परेशान कर दिया था। न सिर्फ उनको तंग किया, परेशान किया, बल्कि बिहार को भी किस तरह से रौंदने का काम किया, हर तरह से बर्बाद करने का काम किया। उसी परिवार में फिर से सत्ता देने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। हम सब लोगों ने भरोसा किया था, सभी ने भरोसा किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। जिस तरह और क्यों किया है आपने ऐसा? कोई जरूरी है क्या कि कोई व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उस कुर्सी की लकड़ी के साथ उसकी अर्थी सजे, या कोई जरूरी है क्या? लकड़ी के साथ अर्थी सजे या जरूरी नहीं है, क्योंकि कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं होती, कुर्सी जनता की होती है। जनता जिसको सौंपती है, लेकिन जनता ने अगर सौंप देने का काम किया तो जब तक बैठे हुए हैं, या कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए कि हम जाएंगे तो लेके जाएंगे कुर्सी को और इसी लकड़ी से अपनी अर्थी सजा लें, अपनी अर्थी सजा लें। बस इसी लालच में, इसी लोभ में दोस्ती फिर उनसे कर दी, और कोई कारण नहीं था, और कोई कारण नहीं था। इसी लोभ में फिर से उसी हाथ में सौंपने की बात, बिहार को सौंपने की बात नीतीश जी ने कही। चर्चा तो बहुत हुई है। हम तो उस वक्त जितनी बात हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जिस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, आज सारी चीजें सच साबित हो रही है, रोज सच साबित हो रही है। नीतीश जी खुद भी वहां जाकर परेशान होंगे। यह बात हमने उस वक्त भी कही थी, जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा उस रास्ते पर जाकर, यह बात हमने उस वक्त भी कही थी। आज फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इन्होंने ग्रहण किया है, पता नहीं कैसे। याद कीजिए, आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता भी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग भी भूल जाते हैं सर। नीतीश कुमार जी जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे थे, तो उन्होंने तर्क क्या दिया था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक साथ मुख्यमंत्री के पद पर रहकर मुख्यमंत्री का काम देखना और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जवाबदेही का निर्वहन करना, दोनों बात एक साथ संभव नहीं है। इसमें कठिनाई हो रही है, इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं, यही कहा था। और इस वक्त फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चले गए। अब तो मुख्यमंत्री आज भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी है, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो उस वक्त सही कहा था कि इस वक्त सही कह रहे हैं। देखिए, अपने अनुकूल सुविधा के अनुसार तर्कों को ढूंढ लेना, इस बात में तो बड़े भाई माहिर है ही। तो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जिस वक्त अभी जिनको हटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उस वक्त जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी पार्टी के अंदर, हम भी वहां थे। जनता दल यूनाइटेड का व्यक्ति हाथ कलेजा पर रखकर याद करे, हमने उस दिन ही यह इशारा किया था कि नहीं किया था कि ऐसा नहीं
एक पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाकर नया बना रहे हैं आप। कुछ दिनों के बाद फिर से अफसोस हो कि फिर गलती हो गई और फिर इनको हटाना न पड़े। हमने उसी वक्त कहा था और वही हुआ। तो जो बात हम जेडीयू के लिए तब कर रहे थे, आज शायद नीतीश कुमार जी को यह बात महसूस हो रही है, लेकिन अब महसूस होने से भी क्या फायदा है। हम तो उस वक्त यह भी कह रहे थे और पूरी ईमानदारी के साथ कह रहे थे, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। सबसे पहली बार अगर जनता दल, तत्कालीन जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी उस पार्टी के किसी नेता ने कही थी, वह उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम किया। और हम पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं, उस पार्टी को मजबूत करके पहुंच गए हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री की बात कहा, अब तो गांव का मुखिया भी बनना मुश्किल है। गांव का मुखिया भी बनना मुश्किल। और प्रधानमंत्री पद की तुलना कर रहे, अरे एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा कितना बड़ा व्यक्तित्व जो दुनिया के लेवल पर उसने अपना लोहा मनवा लिया, दुनिया के लेवल पर अपना लोहा मनवा लिया, और एक तरफ आप जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को ही चकनाचूर कर दिया। कहां मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है। इस बार ऐसे ही तय है, देश में अगर अगला प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो आज जो प्रधानमंत्री है वही व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री भी बनेगा। तय है। तो एक अवसर था जिस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं गंवा दिया है। हमने उस वक्त यह भी कहा था कि नीतीश जी, आप अपनी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं मानिएगा तो कर लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को हम लोग नहीं बर्बाद होने देंगे। हमने कहा था कि नहीं कहा था, और नहीं बर्बाद होने देंगे। आज जननायक को याद करते हुए हम लोग इस बात के लिए संकल्प लेकर यहां से जाएंगे, बिहार को नहीं बर्बाद होने देना। लेकिन जब बिहार को नहीं बर्बाद होने देना है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा के अनुकूल पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, रास्ता बदल लिया, तो आज की तारीख में इनके विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई न कोई पार्टी की आवश्यकता थी। जनता दल यूनाइटेड बर्बाद, तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिना यह काम नहीं करना। और राष्ट्रीय लोक जनता दल उस जगह को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमें खुशी है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का सहयोग धीरे धीरे मिलता जा रहा है। जो जमात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना सेनापति मानकर चलती थी, वह उस जमात के लिए एक संगठन, राजनीतिक संगठन की आवश्यकता थी। नीतीश जी ने गड़बड़ किया, इसलिए आज राष्ट्रीय लोक जनता दल उस रूप में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आज इस संकल्प को लेकर जाने का काम करना है। आज समाज की जरूरत है, वंचित तबका के लोगों की जरूरत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो विरासत थी, उस विरासत को बढ़ाने की जरूरत है, बचाना भी है और बढ़ाने का भी काम करना है। और यह काम अब राष्ट्रीय लोक जनता दल के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम लोग को बहुत कुछ करना है, हम लोग को बहुत कुछ करना है, हम लोग को बहुत कुछ करना है। अभी बहुत कुछ करना है हम लोग को। आप सब लोगों से आग्रह है, सब लोग पूरी मजबूती के साथ इस काम में लगे रहिए, यही आग्रह करना चाहते हैं। बैठिए ले, बैठिए साहब, अरे बैठिएगा बैठिए, बोले बैठिए, अरे बैठिए।
लोकसभा का चुनाव आ रहा है। लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने तो पहले ही फैसला कर लिया है। आप सब लोगों को मालूम है कि हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन गए हैं। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है। हम एनडीए गठबंधन के अंतर्गत रहकर बिहार में 40 से 40 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हमारी तैयारी चल रही है। गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग मीडिया के लोग भी अनाप शनाप दिखाने लगते हैं। हम आप सब लोगों से बिहार भर से जो आए हुए साथी हैं उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि मीडिया की हर बात को सच मान करके घर बैठे प्रतिक्रिया देने का काम नहीं कीजिएगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया के लोगों को पता नहीं कैसे चिंता हो जाती है। मीडिया के लोग हम लोगों को पता भी नहीं और दिखाने लगते हैं। सुबह सुबह कभी उठिए तो खबर आने लगती है कि उपेंद्र कुशवाहा परेशान है। अरे जब हम सुबह उठते हैं, रात भर आनंद से सोते हैं, गहरी नींद से सोकर उठते हैं, तो हमको कहीं परेशानी नहीं दिखती और मीडिया के लोगों को पता नहीं कैसे खबर कि उपेंद्र कुशवाहा परेशान है। उपेंद्र कुशवाहा कभी परेशान इस रूप में नहीं है। पूरी मजबूती के साथ 40 में 40 जीतने का काम करना है। सब जगह जाइए, अपनी तैयारी को और तेज कीजिए। किन किन सीटों पर हम लड़ेंगे, कहां कहां लड़ेंगे, समय आने पर आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। गठबंधन में जहां जहां से हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे उन जगहों पर उनको जिताने का काम करना है मजबूती से, और जहां जहां गठबंधन की दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार होंगे उनके लिए भी उतनी ही मजबूती से खड़ा होकर उनको जिताने का काम करना है। इस काम को करना है। जाइए, आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा वादा हम लोगों ने अलग अलग समय पर जनता से किया है, उनको भी पूरा करने का काम करना है। जिसमें बड़ा सवाल कॉलेजियम का सवाल है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वंचित समाज के लोग जज नहीं बन रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है, कोई दलित परिवार का, कोई अति पिछड़ा परिवार का, पिछड़ा परिवार का अपवाद के लिए कभी कभी जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वरना जज नहीं बनता है। महिलाएं जज नहीं बनती हैं। जो वहां बहाली की प्रक्रिया है, जो जज लोग पहले से बहाल हैं वही लोग अपनी जगह खाली करने से पहले किसी दूसरे जज को बहाल कर देते हैं। और इस रूप में जो बहाली की प्रक्रिया है, जज की बहाली नहीं होती, बल्कि जज लोग अपने उत्तराधिकारी को बहाल करते हैं, अपने उत्तराधिकारी को बहाल करते हैं। और उत्तराधिकारी में कौन बहाल होता है? उत्तराधिकारी में अपना सगा संबंधी, परिवार का लोग, अगल बगल का लोग, वैसे ही लोग बहाल होते हैं। इसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़ा की बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़ा की बात छोड़ दीजिए, महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, दलितों की बात छोड़ दीजिए, सवर्ण जमात के भी जो गरीब लोग हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार का, राजपूत भूमिहार परिवार का भी, गरीब परिवार का कोई बच्चा पढ़ने में चाहे जितना मेरिट वाला हो, अगर वह चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए तो उनके लिए भी रास्ता बंद है, उनके लिए भी दरवाजा बंद है। पिछड़ा के पिछड़ा दलित के लिए तो बंद है ही। उस दरवाजा को खोलना है कि नहीं खोलना है? उस दरवाजा को खोलने का काम करना है और वह दरवाजा खुलेगा, उसको पक्का भरोसा है। जब हम भारत सरकार में मंत्री थे उस वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। सरकार ने भी एक बार प्रयास किया, पार्लियामेंट से पारित भी हो गया, लेकिन उसके बाद वही लोग जो कोर्ट में बैठे हुए हैं उन लोगों ने सरकार के उस निर्णय को देंगे हम लोग। और राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर भी, लेकिन राज्य के स्तर पर ज्यादा गरीब लोगों के लिए, गरीब घर के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम। आज भले हम लोगों ने जब अभियान चलाया था, शिक्षा में सुधार का जो आंदोलन चलाया था, आप लोगों के घर में होगा, मीडिया के बंधुओं के पास भी होगा,
जो मांग पत्र उस समय आंदोलन चलाते हुए हम लोगों ने रखा था बिहार की सरकार के सामने, इन मांगों को मान लीजिए, बिहार में अच्छी शिक्षा हो जाएगी। उतने दिनों तक उस वक्त या बाद में हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज की सरकार आज कुछ तुगलकी फरमान जारी करते हुए हमारी पुरानी मांगों को लागू करने का काम कर रही है। शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है, हमने पहली मांग उस समय रखी थी कि बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर राज्य की सरकार शिक्षकों को बहाल करे। हमने उस समय कहा था, लेकिन अब जाकर सरकार ने उसको मानने का काम किया। अब सब कुछ लुटाकर होश में आ रहे हैं, सब कुछ लुटा दिया और होश में आने का क्या मतलब? 18 साल नीतीश जी ने गुजार दिया, उसके पहले 15 साल दोनों उन्हीं का जो गठबंधन है उसी का शासन। अब इतने दिनों तक 30 साल और 35 साल, अब कितना दिन इन लोगों को चाहिए? शिक्षा को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, तो इसको भी ठीक करने का काम करना है, ठीक करने का काम करना है। तो यह काम मोटे तौर पर शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम और नौजवानों के लिए रोजगार का काम। आज सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमने नौजवानों को नौकरी दे दी। क्या कहा था आपने? आज जो आरजेडी के युवराज हैं जो कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे नौजवानों को, तेजस्वी यादव जी जब आप विपक्ष में थे, वाकई बिहार के नौजवान, हम लोग चाहे या न चाहे, आपकी ओर लोग देखने लगा था। बिहार के नौजवान देखने लगा था कि चलिए यह भी नौजवान है। आप जो कहते थे कुछ नौजवान आपके ऊपर भरोसा करने लगा था। आपने कहा था उस समय कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो नौकरी मिलेगी उसमें 90% बिहार के ही लोग हो। इस बात के लिए हम आरक्षण लागू करने का काम करेंगे। हम 2 मिसाइल नीति बिहार के लिए लाएंगे, 90% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे बिहार के नौजवानों के लिए। लेकिन क्या किया? आज जो बहाली हो रही है, बिहार के मेहनती नौजवान लोग कुछ बहाल हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान आ रहा है नौकरी करने के, झारखंड का नौजवान आ रहा है नौकरी करने के। बिहार के नौजवानों का हक मारने का काम आपकी सरकार कर रही है। वास्तव में आप पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आज की सरकार न तो बिहार के नौजवानों के साथ न्याय कर रही है और न बिहार के गरीब लोगों के साथ कोई न्याय हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि तमाम कार्यों को आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को मिलकर करना है। हम सब लोग इस रूप में करेंगे। आज हम संकल्प भी लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को हम लागू कर पाएंगे और सही अर्थों में तभी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी, वरना कोई श्रद्धांजलि नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर जाइए, इसी जज्बा को लेकर लोगों के बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल को फैलाने का काम कीजिए। लोकसभा चुनाव के समय में चुनाव के मैदान में कुछ जगह तो हम बीच में भी आने वाले हैं, कई जगह हमारी पार्टी ने रैली का कार्यक्रम निर्धारित किया है। हम सीतामढ़ी जाने वाले हैं, झंझारपुर जाने वाले हैं, सुपौल जाने वाले हैं और भी कई जगह कार्यक्रम पार्टी की ओर से लगा है, लगने वाला है। वहाँ आएंगे जहाँ चुनाव के पहले अभी नहीं जा पाएंगे, उन सब लोगों के लिए मैं आप आग्रह करना चाहता हूँ, जाइए, चुनाव के मैदान में भेंट होगी और फिर जब दिल्ली में सरकार बनेगी उसमें आप सब लोग आइएगा पूरी मजबूती के साथ। यही कहते हुए अंत में फिर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।